ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र और प्रकरण गजल साये में धूप नामक जो दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है उसमें से उद्धृत। वैसे हमारे पाठ्यक्रम में टोटल 10 गज़ल है, जिसमें 4 गज़लों की हम 100% व्याख्याएँ पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम इनकी जो गज़ल है वो 5, 6 और 7 इन गज़लों की 100% व्याख्याएँ करेंगे। और ये जो काव्य कृति है साये में धूप नामक जो गज़ल संग्रह है उससे ये गज़लें उद्धृत है। और इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार जो कि नई कविता के प्रमुख कवि हैं और अच्छे गज़लकार हैं। और व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर हम इन गज़लों की 100% व्याख्याएँ करेंगे। और व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण, टिप्पणी या विशेष। इसके आधार पर इनकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएँ जिन्होंने इच्छुक विषय हिंदी का चयन किया है या हिंदी जिन्होंने ली है और बीए तृतीय वर्ष में वो अध्ययनरत है, वे छात्राएँ प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। और विवेचन विश्लेषण और समीक्षा करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है ये पाठ्य सामग्री। तो आज हम दुष्यंत कुमार जी की जो 5वीं गज़ल है उसका शीर्षक है मत कहो आकाश में कुहरा घना है। तो इन 4 हम पदबंधों को पढ़ते हैं, फिर इनकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। मत कहो आकाश में कुहरा घना है, मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाव घुटनों तक सना है, हर किसी का पाव घुटनों तक सना है। पक्ष ओ प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, पक्ष ओ प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। बात इतनी है कि कोई पुल बना है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। अब हम इन पद्यांशों की, इन पंक्तियों की, इन गज़लों की जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 100% व्याख्याएँ करेंगे। इसका भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित साये में धूप काव्य संग्रह से ये गज़ल उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं।
इस गज़ल में सामाजिक परिवेश, व्यक्तिगत चिंतन के साथ ही कुछ कमजोरियों की वंदना की गई है। कवि ने जीवन को लेकर निराशावादी स्वर व्यक्त किया है। हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का प्रतीकात्मक और हमारे देश के नेताओं की कार्यशैली पर आक्षेप किया गया है। तो ये प्रसंग हो गया। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ, सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, क्या कहते हैं, या गजलकार कहता है कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं। मार्ग में अनेक बाधाएं और रुकावटें हैं। निराशा एवं कुछ अनिश्चय की स्थिति है। निराशा एवं कुछ अनिश्चय की स्थिति है। जीवन में भविष्य का सही ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी जो साहस, आशा और परिश्रम के साथ प्रयास करते हैं वे सफलता पा लेते हैं। व्यक्ति को निराशा से ग्रस्त परिस्थितियों से हारा थका आदि बताना तो उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर बताना जैसा है। अतएव हताश निराश व्यक्ति को तो उत्साहित करना चाहिए, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। आगे कवि कहता है कि हमने अपने जीवन के आरंभ से ही सुख में सूर्य का आलोक नहीं देखा। जिंदगी ऐसी ही बीत रही है, तो अब उस सुख चैन रूपी सूर्य को देखने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। अतएव उसे देखने की लालसा हमने छोड़ दी है। आगे कवि कहता है कि हमारे देश में सब और भ्रष्टाचार, कदाचार रूपी कीचड़ फैली हुई है। कीचड़ फैली हुई है। इससे हर एक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति इस कीचड़ में घुटनों तक डूबा हुआ है। आज से स्पष्ट है कि सरकारी, गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, करप्शन व्याप्त है। उसमें सब डूबे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सब करते हैं। और अंत में कवि कहता है कि हमारे देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेता खूब बहस करते हैं, खूब डिस्कस करते हैं। चर्चाएं जोर शोर से होती है, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। बढ़ चढ़ कर क्या है, बातें करते रहते हैं कि देश में से भ्रष्टाचार को हम ख़त्म कर देंगे। ऐसे ज़ोर शोर से क्या है वो भाषण बखान करते रहते हैं। उनकी बहसें देखकर ऐसा लगता है कि कोरे शब्दों का कोई पुल बना है, कि कोरे कोई शब्दों का पुल बना रहा है जो कि उन सभी को आपस में जोड़ देता है। अब हम साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं उक्त पंक्तियों का। व्यक्ति की आलोचना का आश्य दोष दर्शन करना है। कमी सभी में रहती है, परंतु किसी में नाम मात्र की और किसी में अधिक रहती है। सहयोग करना और संवेदना रखना मानवीय कर्तव्य है। कुहरा घना प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक प्रयोग है। निराशा के साथ ही सहिष्णुता की वंदना हुई है। अभावग्रस्त लोगों का दृष्टिकोण प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त हुआ है। कीचड़ का प्रतीकात्मक एवं अप्रस्तुत प्रयोग काफ़ी सशक्त है। भ्रष्टाचार, कदाचार पर व्यंग किया गया है उक्त पद्यांश में। और कवि ने नेताओं की कोरी बहसबाजी पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। कवि की स्पष्ट बयानी द्रष्टव्य है। और उक्त पंक्तियों की या पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, जिसमें अरबी, फारसी और उर्दू के अल्फाज, शब्द का खूब प्रयोग किया है। और भाषा शैली कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका उत्तरार्ध गजल का। रक्त बरसों से नसों में खोलता है, रक्त बरसों से नसों में खोलता है। आप कहते हैं कि क्षणिक उत्तेजना है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था।
शौक से डूबे जिसे भी डूबना है, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश या गज़लें या गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल संग्रह साये में धूप नामक जो गज़ल संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसमें संकलित गज़लों से ये उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रसंग देखते हैं, निम्नांकित पंक्तियों का प्रसंग है वो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सामाजिक एवं प्रशासनिक क्रांति के कोरे नारों को लेकर कवि ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इसमें कुशासन एवं भ्रष्टाचार के बढ़ने पर व्यवस्था व्यक्त की गई है और साथ में कवि ने समकालीन जीवन की विडंबना का निरूपण किया गया है। विडंबना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उसे विडंबना कहते हैं। जस्ट उसके ठीक विपरीत होता है, अपोजिट होता है, वो विडंबना होती है। विसंगति जिसमें एक रूपता नहीं होती है, समानता नहीं होती है। तो इन बातों का क्या है, इन गज़लों में हम अर्थ देख सकते हैं। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहता है कि हमारे देश के सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयां, विसंगतियां, विषमताओं को मिटाने के लिए लोगों की नसों में क्रांति लाने का रक्त खोलता रहता है, आक्रोश भरा रहता है। लोगों का ऐसा आक्रोश कोई क्षणिक उत्तेजना नहीं है, केवल स्वार्थी नेताओं एवं उनके चमचों की बयानबाजी में ही कोरी उत्तेजना रहती है। आगे कवि कहता है कि हर घाट पर डुबकी लगाने की व्यवस्था हो गई है, हर घाट पर डुबकी लगाने की व्यवस्था हो गई है। अब जिसे भी डूबना हो वह शौक से डूब सकता है। आज स्पष्ट है कि शासन तंत्र में हर विभाग में, हर क्षेत्र में भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार, स्वार्थाचार का प्रचलन आम बात हो गई है। करप्शन बुरी कदर फैल गया है। अब हर कोई अपना काम साध सकता है, चाहे देश डूबे तो डूबने दिया जावे। और अंत में कवि कहता है कि हे मित्रों, अब मंच पर बैठने और अभिनय करने की सुविधा या स्थान नहीं है, ये मंच भर गया है, इसलिए अब पीछे के कक्ष में ही कुछ किया जा सकता है। अर्थात अब प्रत्यक्ष में ईमानदारी नहीं रह गई है, इसका प्रचलन तो अब गोपनीय कक्षों में चलने लगा है और हर कोई चोरी छुपे अपना मतलब साध सकता है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, उसको देखते हैं। पहली पंक्ति में कवि ने उत्तेजना एवं आक्रोश वर्षों से हैं तो क्षणिक नहीं माना जा सकता। यदि क्षणिक है तो वे ढोंग और कोरा दिखावा है। और सामाजिक चेतना पर कवि ने गहरा व्यंग किया है और सामाजिक चेतना का स्वर सुस्पष्ट है। कवि का आक्षेप यथार्थ स्थितियों को उधेड़ने वाला है। प्रतीकात्मा एवं व्यंग का प्रयोग उक्त पद्यांश में सशक्त रूप में हुआ है और कवि ने सामाजिक यथार्थ की व्यंजना की है। नेपथ्य शब्द से व्यंग्यार्थ की प्रखरता दृष्टव्य है और उक्त पद्यांश की भाषा अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम
साये में धूप नामक जो गज़ल संग्रह है उसकी छठी जो गज़ल है उसको पढ़ते हैं। ये गज़ल मैंने पिछले वीडियो में भी गलती से इसका भावार्थ और अर्थ में पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ लीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित दुष्यंत कुमार, जो कि नई कविता के प्रमुख कवि और गज़लकार है, उनकी द्वारा रचित साये में धूप नामक गज़ल संग्रह, काव्य संग्रह है, उसमें से उद्धृत ये छठी गज़ल अवतरित है, ली गई है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग है वो देखते हैं, और ये गज़ल का शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए नामक जो गज़ल है। इसमें कवि ने देश की वर्तमान स्थिति में समाई अव्यवस्था को समाप्त कर उसमें परिवर्तन लाने की भावना को व्यक्त किया गया है, चित्रित किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि आज समाज की भेदभावपूर्ण अव्यवस्था के कारण दुखी मनुष्य की पीड़ा बहुत अधिक बढ़कर पहाड़ के समान विशाल हो गई है। पहाड़ के समान इतनी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब इस पीड़ा को, इस परेशानी को उसी प्रकार पिघल जाना चाहिए जिस प्रकार हिमालय पर निरंतर ऊंची होती हुई बर्फ पिघल जाती है, उससे गंगा नदी बहने लगती है। आगे कवि कहता है कि वर्तमान में हमारे देश के सामाजिक जीवन में व्याप्त अव्यवस्थाओं की दीवार पर्दों की तरह भले ही हिलने लगी है, किंतु अभी और सुधार की आवश्यकता है, अभी और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। सामाजिक उन्नयन के लिए इस बात की शर्त थी कि भेदभावों की दीवार बुनियाद तक हिल जाए ताकि सामाजिक एकता संभव हो सके। कवि कहता है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि समाज को बदल डालने के नाम पर मैं दिखावटी हंगामा खड़ा करूं, कि दिखावा करूं। मेरी तो यही कोशिश है कि देश की वर्तमान कालीन अव्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और सभी तरह से परिवर्तन आना चाहिए। कवि कहता है कि क्रांति भावना रूपी आग कहीं न कहीं तो अवश्य छिपी हुई है,
चाहे वे हमारे हृदय में हो या तुम्हारे हृदय में हो। यदि तुम्हारे हृदय में क्रांति की आग छिपी हुई है तो उसे तुरंत भभक उठना चाहिए ताकि वांछित लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके। तभी बदलाव लाने का संकल्प पूरा हो सकता है। आगे अंत में कवि कहता है कि हे मित्रों, अब मंच पर बैठने और अभिनय करने की सुविधा या स्थान नहीं है। कवि कहता है कि मेरे हृदय में नहीं तो अन्य नागरिकों के अथवा अन्य समर्थ लोगों के हृदय में ही सही, किंतु एक ललक पैदा होनी चाहिए। जैसे आग सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार ऐसी तीव्र इच्छा जागृत होनी चाहिए जो समस्त बुराइयों और विसंगतियों को भस्मसात कर दे। चाहे किसी के भी हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हो, वह अवश्य समाज में परिवर्तन ला सकती है। क्रांति एवं परिवर्तन की आग को निरंतर जलते रहना चाहिए। तो ये इस गज़ल का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या इसमें कवि ने किस बात को चित्रित किया है, तो नंबर 1, समाज में प्रचलित भेदभावों, विसंगतियों एवं रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कामना की गई है। इसके लिए सशक्त प्रयास की जरूरत बताई गई है। और नंबर 2, लाश असक्त लोगों तथा निर्जीव परंपराओं का व्यंजक शब्द है। समाज से निर्जीवता एवं जड़ता भी समाप्त होनी चाहिए। तो अंध परंपरा रूपी लाशें भी दफन होनी चाहिए, तभी समाज का हित हो सकता है। लाश का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। भाषा में सांकेतिकता तथा चित्रात्मकता भी है। और नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन एवं सुधारवादी चेतना का स्वर व्यक्त हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में पीर पर्वत सी का आशय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ी हुई समस्याओं से है। इन समस्याओं के सारे भारतीय एकदम निराश हो गए हैं। कुशासन एवं भ्रष्टाचार का रोग पर्वत की तरह बढ़ गया है। इसे मिटाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। राजनेताओं की कर्तव्य निष्ठा एवं प्रशासन की ईमानदारी से ही जनकल्याण की गंगा बह सकती है। आम जनता के कष्टों का निवारण भी तभी संभव है। और उक्त पद्यांश की शब्दावली प्रतीकात्मक, लाक्षणिक है। इसमें जन भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी गई है। और इस पद्यांश में नंबर 6, अनुप्रास, उपमा और समासोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और उक्त पद्यांशों में अरबी, फारसी, उर्दू और खड़ी बोली हिंदी के शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। और लास्ट में, अंत में प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम 7वीं जो गज़ल है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ देखेंगे। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है। राम जाने किस जगह होंगे कबूतर, राम जाने किस जगह होंगे कबूतर। इस इमारत में कोई गुंबद नहीं है, इस इमारत में कोई गुंबद नहीं है। आपसे मिलकर हमें अक्सर लगा है, आपसे मिलकर हमें अक्सर लगा है, हुस्न में अब जज्ब अमजद नहीं है, हुस्न में अब जज्ब अमजद नहीं है। पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे, पेड़ पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे, रास्तों में एक भी बरगद नहीं है, रास्ते में एक भी बरगद नहीं है।
मैं कदे का रास्ता अब भी खुला है, मैं कदे का यानी शराब घर का रास्ता अब भी खुला है, सिर्फ आम दरफत ही जायद नहीं है, आम दरफत ही जायद नहीं है, सिर्फ आम दरफत ही जायद नहीं है। इस चमन को देखकर किसने कहा था, इस चमन को देखकर किसने कहा था, एक पंछी भी यहाँ शायद नहीं है, एक पंछी भी यहाँ शायद नहीं है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर उक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो व्याख्या के 4 सोपान है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत गजल हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित दुष्यंत कुमार की साये में धूप नामक गजल संग्रह है, उससे उद्धृत है, अवतरित है। दुष्यंत कुमार जी अच्छे गज़लकार हैं, नई कविता के ये प्रमुख कवि हैं। इनकी गज़लों में व्यंग का, लाक्षणिकता का और व्यंजना सप्तशती का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। अब हम प्रसंग देखते हैं। पहली पंक्ति में कवि ने वर्तमान काल में मानव में बढ़ रही स्वार्थपरता पर आक्षेप किया है, तो दूसरी पंक्ति में सामान्य व्यक्ति के जीवन यापन के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। तो तीसरी पंक्ति में स्नेह सद्भाव की कमी का वर्णन अन्य रूप से किया गया है। तो चौथी में जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना का भाव प्रकट किया गया है। तो पांचवी में जीवन में दुख वेदना को भूलने का संदेश व्यक्त हुआ है। तो छठी में कुंठा, वेदना आदि से ग्रस्त सामाजिक जीवन पर आक्षेप किया गया है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति का देखते हैं। प्रस्तुत गजल में कवि कहता है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य के निमित्त चलता रहता है। मानव का जीवन भी उद्देश्य को लेकर चलता रहे, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक हो जाता है। उसमें मानव समाज की चेतना का सही उपयोग नहीं होता है। निरुद्देश्य जीवन आदमी के जीवन को गिरा देता है। ऐसा व्यक्ति परम स्वार्थी और अपने पेट की ही चिंता करता है, परमार्थ को भूल जाता है। इस तरह वह मानवता के आचरण से पतित हो जाता है, गिर जाता है, लोगों की नज़रों से वो गिर जाता है। वह सचेतन मानव होने का सही परिचय नहीं दे पाता है तथा पशुओं के समान निकृष्ट जीवन यापन करता है। आदमी का व्यक्तित्व सदा उच्च रहे, मानवता से भरा रहे, तभी वह शोभा पाता है। अगली पंक्ति में या अगली पंक्ति का या अगली जो गज़ल की पंक्ति है उसका भाव कवि कहता है कि इस मकान में कोई गुंबद नहीं है, इस कारण इसमें कबूतर कैसे रह पाते होंगे। आस यह है कि जिस समाज में साधारण व्यक्तियों को उचित सहारा नहीं मिले, उचित सम्मान आदर नहीं मिले, वहाँ पर उनका जीवन यापन कैसे हो सकेगा, संभव नहीं है रहना। और तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि सौंदर्य में प्रेम का हार्दिक उल्लास रहता है। सौंदर्य की आसक्ति से ही प्रेम उमड़ता है, परंतु सौंदर्य होने पर भी उसके प्रति लगाव न हो तो यह है कुछ अटपटी बात है। समाज में पास पास रहने पर आत्मीयता एवं संवेदना का भाव होना चाहिए, तभी उससे व्यक्ति लाभान्वित होता है, परंतु कभी कभी ऐसी आत्मीयता नहीं दिखाई देती है। ये चिंतनीय है, ये विचारणीय है, सोचनीय है। और चौथी पंक्ति में कवि ने प्रतीकात्मक रूप में कहा है कि तुमने जो पेड़ पौधे लगाए या रोपे हैं वे एकदम छोटे हैं, तुमने एक भी बरगद का पेड़ नहीं रोपा है। अर्थात जीवन मार्ग में कोई भी ऐसा बड़ा कार्य एवं उच्च आदर्श स्थापित नहीं किया है जिससे दूसरों को भी लाभ मिल पाता है। और पांचवी पंक्ति का अर्थ भावार्थ कवि कहता है कि शराब घर का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है।
वह अब भी खुला है परंतु उस पर लोगों का आवागमन नहीं हो रहा है। आस यह है कि दुख वेदना को भुलाने या कम करने का प्रयास नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होना जरूरी है। और अंतिम छठी पंक्ति का अर्थ है, इस समाज रूपी बाग को देखकर किसने कहा था कि यहाँ पर खुशहाली है। यहाँ पर तो प्राकृतिक सौंदर्य का जरा भी आकर्षण नहीं है, कोई पक्षी भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आस यह है कि यह सारा ही सामाजिक परिवेश वेदना व्यथा से ग्रस्त है, इसमें खुशहाल जीवन का उल्लास कहाँ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जिंदगी का मकसद मानवतावादी आचरण करना होना चाहिए, तभी मानव का व्यक्तित्व निखरता है। कवि ने इसी भाव की व्यंजना की है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में सामान्य जनों के प्रति सद्भावना संवेदना रखने का भाव व्यक्त हुआ है। और नंबर 3, सामाजिक चेतना की व्यंजना हुई है, लोकानुभूति का स्वर प्रमुख है। और नंबर 4, सभी को छाया मिले इसलिए बरगद का पेड़ रोपा जाता है, यह कथन लोकानुभूति पर आधारित है। और नंबर 5, मानवीय संवेदना की प्रकांतर से व्यंजना हुई है। और नंबर 6, समकालीन परिवेश को लेकर संवेदना व्यक्त हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश की या उक्त पद्यांश की शब्दावली उर्दू प्रदान है। और यमक, अनुप्रास, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे हम इस कवि की 3 गज़लें हैं जो अगले वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।